नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क TV9 पर आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा बुलेटिन न्यूज टॉप 9। इसमें हम आपको दिखाते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें। लेकिन सबसे पहले बात कल मॉस्को में हुई विदेश मंत्रियों की बैठक की। भारत के किस सवाल का ठोस जवाब नहीं दे पाया चीन? जयशंकर की कूटनीति से क्या LAC पर आने वाली है शांति? मॉस्को में हुई इस महामुलाकात की पूरी खबर देखिए टॉप 9 भारत चीन टक्कर में। गुरुवार देर रात भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच बहुप्रतीक्षित बातचीत हुई। करीब पौने 3 घंटे चली इस मीटिंग में भारत ने एक बार फिर साफ कर दिया कि चीन को किसी भी हालत में फिंगर 4 से पीछे जाना होगा। हालांकि दोनों नेताओं ने इस पर सहमति जताई कि भारत और चीन के बीच जारी सैन्य और राजनयिक स्तर की बातचीत जारी रहेगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री को दो टूक कह दिया कि सीमा पर एक तरफा यथास्थिति में बदलाव बर्दाश्त नहीं होगा। खासकर राइफल और धारदार हथियार लेकर LAC पर आए PLA के सैनिकों की तस्वीर को लेकर जयशंकर ने कड़ा एतराज जताया। विदेश मंत्री ने कहा कि यह हरकत दोनों देशों के बीच हुए समझौते के खिलाफ है। इस पर चीन कोई ठोस जवाब नहीं दे पाया। दोनों नेताओं की बातचीत का मुद्दा LAC से सैनिकों को वापस बुलाना था। गौरतलब है कि पिछले एक सप्ताह से भी कम वक्त में दोनों देशों के बीच ये दूसरी उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बातचीत है। इससे पहले मॉस्को में ही शुक्रवार को दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच बातचीत हुई थी। एक तरफ मॉस्को में जहां दोनों विदेश मंत्रियों के बीच बातचीत हुई, वहीं दूसरी तरफ LAC पर सैन्य बातचीत का दौर भी जारी है। गुरुवार को दोनों सेनाओं के बीच ब्रिगेडियर स्तर की बातचीत हुई। इससे पहले दोनों देशों के बीच लेफ्टिनेंट जनरल या कोर कमांडर स्तर की कई राउंड बातचीत हो चुकी है, लेकिन तनाव कम करने में कोई खास प्रगति नहीं हो सकी। इससे पहले मॉस्को में SCO सम्मेलन से इतर विदेश मंत्री जयशंकर ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और चीन के विदेश मंत्री वांग यी से त्रिपक्षीय मुलाकात की, जिसमें रूस, इंडिया और चाइना का संगठन RIC का अगला अध्यक्ष भारत को बनाने का फैसला लिया गया। इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भी मुलाकात की। मुलाकात को लेकर विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि भारत और रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी के 20 साल पूरे हो रहे हैं। विदेश मंत्रियों की मुलाकात में संयुक्त राष्ट्र में मिलकर काम करने, रक्षा, अंतरिक्ष और विज्ञान के क्षेत्र में साझेदारी पर बात हुई है। इससे पहले मॉस्को में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के अपने समकक्षों से भी मुलाकात की, जिस पर जानकारी देते हुए जयशंकर ने ट्वीट किया कि क्षेत्रीय मुद्दों पर सहयोग को लेकर दोनों में सहमति बनी। विकास की बढ़ती साझेदारी को वो आगे ले जाएंगे। उज्बेकिस्तान और भारत के संबंधों की जड़ें इतिहास में काफी गहरी हैं। इन सबके बीच आज दिल्ली में रक्षा मामलों की संसदीय समिति की बैठक होने वाली है, जिसमें मॉस्को में चीन और रूस के साथ हुई विदेश मंत्रियों की बैठकों पर समीक्षा की जाएगी। खासकर LAC पर कायम तनाव से निपटने को लेकर चर्चा होनी है। चीन से तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के PM शिंजो आबे के बीच टेलीफोन पर करीब आधे घंटे तक बातचीत हुई। दोनों ने इंडो पैसिफिक रीजन में शांति और सुरक्षा बनाए रखने को लेकर चर्चा की। भारत और जापान के बीच रक्षा सौदों को लेकर अहम समझौता हुआ, जिसके तहत सप्लाई और सर्विसेज के लिए दोनों देशों की सेना एक दूसरे के बेस का इस्तेमाल कर सकती है। मॉस्को में बातचीत, फिर युद्ध की धमकी क्यों? ड्रैगन को क्यों पड़ी याक से मदद लेने की जरूरत? सीमा पर तनाव, क्या होगा वॉर का आगाज? देखिए LAC पर जारी तनाव की सभी बड़ी खबरें टॉप 9 वॉर जोन एट LAC में। इधर रूस में जब जयशंकर और वांग यी मिल रहे थे, ठीक उसी वक्त ग्लोबल टाइम्स के एडिटर हु जिशिन ने भारत को धमकी देते हुए एक ट्वीट किया। जिशिन ने लिखा कि अगर भारतीय सैनिक पैंगोंग झील के दक्षिण इलाकों को खाली नहीं करती हैं, तो आने वाले ठंड में चीनी सैनिकों से युद्ध के लिए तैयार रहें। शिजिन ने दावा किया है कि भारतीय सैनिक कम तापमान और कोविड की मार नहीं झेल पाएंगे और जल्द ही परास्त हो जाएंगे। सीमा पर PLA के जमावड़े को देखते हुए लिपुलेख बॉर्डर पर भारतीय सेना की तादाद बढ़ा दी गई है। साथ ही नाभी ढांग से लिपुलेख के बीच गश्त सख्त कर दी गई है। सीमा पर सुरक्षा एजेंसियां 24 घंटे मुस्तैद है। रात में नाइट विजन कैमरों से निगरानी की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां सीमा पर होने वाली हर गतिविधि की जानकारी शेयर कर रही है। चीन पर सामरिक दबदबा बनाते हुए भारतीय सैनिकों ने पैंगोंग झील के पास फिंगर 4 की कई चोटियों पर कब्जा कर लिया है। भारत ने अगस्त से ही इन इलाकों में कब्जा करने के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया था। पैंगोंग के उत्तरी इलाके में फिंगर 4 से फिंगर 8 तक चीनी सैनिक कई चोटियों पर मौजूद हैं। पहले यहाँ चीन हावी था। अरुणाचल प्रदेश में भारत चीन सीमा पर फिर 70 याक पकड़े गए हैं। ये याक भारतीय भूभाग में पाए गए। इन याकों के जरिए चीन जासूसी कराने में लगा है। उपकरण फिट कर इन याकों को LAC पर छोड़ दिया जाता है। इसी हफ्ते भारत ने ऐसे ही 13 याक को पकड़कर चीनी सैनिकों को सौंपे थे। इस सबके बीच सीमा पर तैनात BSF के जवान लगातार सतर्क हैं और LAC पर तैनात ITBP के जवानों के संपर्क में हैं। पिछले दिनों BSF के DG राकेश अस्थाना ने LOC का दौरा किया था। अस्थाना के मुताबिक दोनों पड़ोसी हमारे लिए खतरा बन रहे हैं, हमारे खिलाफ साजिश में जुटे हैं और ऐसे में सभी सुरक्षा बलों को मिलजुल कर दुश्मन को करारा जवाब देना होगा। चीन की आर्मी PLA की तिब्बतियन मिलिट्री कमांड के सैनिकों का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में एक ड्रोन के जरिए फ्रंट लाइन पर तैनात सैनिकों को खाने पीने का सामान पहुंचाया जा रहा है।
ये वीडियो तिब्बत के पठार पर 4500 मीटर की ऊंचाई की है। युद्ध की स्थिति में यहां सेना को रसद की सप्लाई बड़ी मुश्किल हो जाती है। एलएसी पर युद्ध के हालात के बीच चीन ने नई मिसाइलों का परीक्षण किया है। पीएलए की 75वीं बटालियन के एक समूह ने लाइव फायर ड्रिल में इन मिसाइलों का प्रयोग किया। उत्तर पश्चिम चीन के रेगिस्तानी इलाके में किए गए इस युद्धाभ्यास में कई प्रकार के हथियार और बम का प्रयोग किया गया। चीन में शी जिनपिंग के खिलाफ रोष बढ़ रहा है। चीन मामलों के जानकारों की माने तो चीन में इस वक्त रोजाना औसतन 20 उन लोगों की गिरफ्तारी हो रही है जो सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। पूर्व राजनयिक आंचल कुमार का कहना है कि लोगों का ये रोष चीन में कब विद्रोह में तब्दील होगा कहना मुश्किल है। चीन भले धमकी दे, लेकिन सच्चाई यही है कि ड्रैगन हर मोर्चे पर फिसड्डी है। जमीन ही नहीं, चीन को समंदर में भी भारत से डर है। ये डर हिंद महासागर में मलक्का रूट को लेकर है। युद्ध की स्थिति में भारत अंडमान निकोबार के पास अपने युद्धपोत तैनात कर मलक्का रूट पर ब्रेक लगा सकता है, जिससे कि चीन को $200 अरब का नुकसान हो सकता है। चीन का करीब 80% तेल इसी मार्ग से आता है। क्या अरब देश में हो गया युद्ध का आगाज? किसने उड़ाया जॉर्डन के मिलिट्री का तोपखाना? विश्व में युद्ध का बिगुल बजाने वाली हर खबर देखिए टॉप 9 वर्ल्ड ऑन वॉर मोड। अरब देश जॉर्डन में बेरूत की तरह ही बड़ा धमाका हुआ है। बताया जा रहा है कि जॉर्डन के जारका शहर में यह भयंकर धमाका एक मिलिट्री बेस के नजदीक हुआ। अभी धमाके की वजह का पता नहीं चल पाया है। विस्फोट में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 3 लोग घायल हो गए। उधर कल लेबनान के बेरूत में उस जगह पर दोबारा धमाके के साथ भयानक आग लग गई जहां 1 महीने पहले दुनिया को दहलाने वाला धमाका हुआ था। पाकिस्तान चोरी और सीनाजोरी पर उतर आया है। पाकिस्तान की आर्मी ने भारत पर पाकिस्तान में आतंक फैलाने का आरोप लगाया है, जबकि दुनिया जानती है कि पाकिस्तानी सेना और वहां के खुफिया एजेंसी की सरपरस्ती में कैसे आतंकी पाले जाते हैं और भारत में उनके घुसपैठ कराई जाती है। हास्यास्पद यह है कि DGISPR ने जिस UN रिपोर्ट का हवाला दिया है वो रिपोर्ट खुद बता रही है कि आतंक को पाकिस्तान फैला रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों से चीनी कंपनियों से व्यापार न करने की अपील की है। खासकर पोम्पियो ने उन कंपनियों का जिक्र किया जिसे अमेरिका ने काली सूची में डाल दिया है। पोम्पियो ने कहा कि चीन अपने पड़ोसियों को धमका रहा है। चीनी आक्रामकता के खिलाफ कार्रवाई करे, अमेरिका पूरी तरह साथ देगा। अमेरिका में 1000 से ज्यादा चीन के ग्रेजुएट छात्र और शोधार्थियों का वीजा रद्द करने पर चीन ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। चीनी विदेश मंत्रालय ने अमेरिका के इस कदम को राजनीतिक उत्पीड़न और नस्लीय भेदभाव वाला करार दिया है। चीन ने कहा कि उसके पास भी इसका जवाब देने का अधिकार बचा है। अमेरिका की यूनिवर्सिटी में करीब 3,60,000 चीनी छात्र पढ़ते हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को एक और झटका दिया है। ट्रंप ने साफ कर दिया कि किसी भी हालत में चीनी ऐप टिकटॉक को अमेरिका में एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। 15 सितंबर इस ऐप की आखिरी तारीख है। इसके बाद अमेरिका में टिकटॉक ऐप पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में दावा किया है कि अमेरिका के पास एक ऐसा न्यूक्लियर वेपन सिस्टम है जो दुनिया में किसी और के पास नहीं है, जिसके बारे में न रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को मालूम है और न ही चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को अंदाजा है। ट्रंप के मुताबिक ये दुनिया का सबसे घातक और सीक्रेट परमाणु हथियार है। चीन की दादागिरी को लेकर ताइवान ने चीन को खुली धमकी देते हुए कहा है कि चीन अपनी सीमा में रहे। चीनी वायुसेना की इस उकसाने वाली हरकत से ताइवान नाराज है। ताइवान ने यह धमकी उसके एयर स्पेस में चीन के फाइटर प्लेन के घुसने के बाद दी है। ये चौथी बार है जब चीन के फाइटर प्लेन ने ऐसी हिमाकत की है, जिससे दोनों देशों के बीच टेंशन और बढ़ गई है। अमेरिका को घेरने के लिए चीन और रूस लगातार हाथ मिलाने की कोशिशों में जुटे हैं। इसी सिलसिले में पीएलए रूस की सेना के साथ युद्धाभ्यास करेगी। 21 और 26 सितंबर तक होने वाले कावकाज 2020 मिलिट्री ड्रिल में दोनों देशों की सेना मिलकर युद्धाभ्यास करेगी। इस ड्रिल में पाकिस्तान, ईरान, म्यांमार की सेना भी हिस्सा ले रही है। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। खालिस्तानी आतंकियों के सहारे दुनिया को दहलाने की कोशिश में जुटा है। कनाडा के एक प्रमुख थिंक टैंक ML इंस्टीट्यूट के मुताबिक पाकिस्तानी पैसों पर पल रहे ये आतंकी अब भारत ही नहीं कनाडा के लिए भी खतरा बन गए हैं। वरिष्ठ पत्रकार टेरी मिलेविक्सी ने अपनी रिपोर्ट में ये दावा किया है। बता दें कि कनाडा के PM खालिस्तान के बहुत बड़े समर्थक हैं। और अब आपको राष्ट्र की खबरें दिखाते हैं। नई शिक्षा नीति पर आज देश भर के शिक्षकों से PM मोदी करेंगे बात। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के 5 सेक्टर पर पाकिस्तान ने किए फायरिंग। सेना की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की कई चौकियां हुई तबाह। और राज्यसभा के उपसभापति के लिए विपक्ष के उम्मीदवार मनोज झा आज करेंगे नामांकन। देश की सभी बड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 राष्ट्र।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 11 बजे देश की नई शिक्षा नीति को लेकर 21वीं सदी में स्कूली शिक्षा पर आयोजित एक सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। इसमें पीएम मोदी देश भर के शिक्षकों से संवाद करेंगे। शिक्षा मंत्रालय शिक्षा पर्व के एक हिस्से के रूप में 10 से 11 सितंबर को इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। जम्मू कश्मीर के पूंछ के मेढर और दिगवार सेक्टर में पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन कर भारत के रिहायशी इलाकों में फायरिंग की। पाकिस्तान में कृष्णा घाटी में भी बीती रात 10 बजे फायरिंग की गई। पुंछ में एलओसी से लगे गांवों में लोगों के घरों पर पाकिस्तान के मोर्टार के निशान साफ देखे जा सकते हैं। भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की कई चौकियां तबाह हो गई और उसके 2 से 3 सेना के जवान भी मारे गए। जम्मू कश्मीर में एलओसी पर पाकिस्तान की लगातार रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने से यहां रहने वाले लोगों की परेशानी बढ़ गई है। यहाँ के बच्चों की जान बचाने के साथ उनकी पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। यहाँ बंकरों में बच्चों को आंगनबाड़ी वर्कर पढ़ा रही हैं। पढ़ाने वाली टीचर पाकिस्तान की फायरिंग के बीच बच्चों की सुरक्षा को लेकर रो पड़ी। बच्चे भी डरे नजर आए। कोरोना संकट के बीच 14 सितंबर से संसद के मॉनसून सत्र को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में व्यवस्था को अंतिम रूप दिया गया। सांसदों के तय दूरी के बीच बैठने की व्यवस्था के साथ बाकी इंतजामों का मुआयना किया गया। दोनों सदन अलग अलग पालियों में चलेंगे। पहली पाली में सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दूसरी पाली में दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक। आरजेडी के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह के पार्टी से इस्तीफे की खबर पर लालू यादव ने रांची के रिम्स अस्पताल से ही उन्हें चिट्ठी लिखी है। लालू ने अपने हाथों से लिखी चिट्ठी में कहा है कि आपके इस्तीफे की चिट्ठी पर मुझे विश्वास नहीं होता। आप जल्द स्वस्थ हों, फिर बैठकर बात करेंगे। आप कहीं नहीं जा रहे हैं। लालू की पार्टी आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा राज्यसभा के उपसभापति पद के लिए विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार होंगे। उनका मुकाबला जेडीयू नेता और एनडीए की तरफ से दोबारा उम्मीदवार बनाए गए हरिवंश से होगा। आज मनोज झा अपना नामांकन दाखिल करेंगे। दोनों उम्मीदवार बिहार से हैं। 14 सितंबर को राज्यसभा के सभापति के लिए चुनाव होगा। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में केंद्र सरकार के फसल खरीद को लेकर लाए गए 3 कृषि अध्यादेशों के विरोध में हजारों किसान सड़कों पर उतरे। धरना प्रदर्शन और रैली को लेकर पुलिस और किसानों के बीच भिड़ंत हो गई। पुलिस ने किसानों को दौड़ा कर पीटा। किसानों ने कहा कि अगर अध्यादेश वापस नहीं लिया गया तो इससे भी बड़ा आंदोलन होगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अकाउंट से फर्जीवाड़ा कर 6 लाख रुपए निकालने का मामला सामने आने के बाद हड़कंप मचा है। फर्जीवाड़े का खुलासा तब हुआ जब लखनऊ के बैंक ऑफ बड़ौदा में आरोपियों ने 9,86,000 का तीसरा चेक लगाया। ट्रस्ट ने कोतवाली अयोध्या में अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। त्रिनिदाद में खेले गए कैरेबियाई प्रीमियर लीग में TV9 से जुड़ी टीम त्रिनबागो नाइट राइडर्स फाइनल में प्रति जिंटा की सेंट लूसिया जॉक्स को 8 विकेट से हराकर चैंपियन बन गई है। पहले खेलते हुए सेंट लूसिया की टीम ने 154 रन बनाए थे। जवाब में शाहरुख खान की मालिकाना हक वाली त्रिनबाग नाइट राइडर्स ने 2 विकेट गंवाकर ही लक्ष्य हासिल कर लिया। देश में हर दिन कोरोना के रिकॉर्ड नए मामले सामने आ रहे हैं। भारत में संक्रमितों की तादाद 45 लाख के पार पहुंच गई है। दुनिया में अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा केस भारत में हैं। दुनिया भर में कोरोना से 91 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना महामारी से जुड़ी सभी अहम खबरें देखते हैं। टॉप 9 कोरोना जिंदा है। देश में बीते 24 घंटे में 96,770 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। ये एक दिन में अब तक मिले सबसे ज्यादा नए केस हैं। बीते एक दिन में 1200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि 70,000 से ज्यादा लोग ठीक होकर घर लौटे। अब तक 45,59,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें से 9,42,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। अब तक 76,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में एक बार फिर कोरोना की रफ्तार तेज हो गई है। 24 घंटे में दिल्ली में पहली बार 4,308 कोरोना के नए केस सामने आए हैं, जबकि 28 मरीजों ने दम तोड़ दिया। 24 घंटे में 58,000 से ज्यादा टेस्ट किए गए। दिल्ली में एक्टिव केसों की संख्या 25,000 से ज्यादा हो गई है। रिकवरी रेट 90% से घटकर 85% रह गया। मास्क को लेकर लापरवाही से भी मामले बढ़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के लाल चौक के पास दुकानदारों के लिए लगाए गए कोविड टेस्ट कैंप में कई लोगों का टेस्ट किया गया। टेस्ट के दौरान भी लोग दूरी बनाने के नियमों का उल्लंघन करते नजर आए। जब से अनलॉक हुआ है, लोग मास्क और दूसरी सावधानी को लेकर लापरवाह नजर आ रहे हैं। राज्य में करीब 50,000 केस आ चुके हैं, जिसमें से 16,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। पश्चिम बंगाल में बीते एक दिन में कोरोना के 3,000 से ज्यादा नए मामले आए हैं, लेकिन राज्य में कोरोना के खिलाफ लड़ाई की बजाय राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाने में व्यस्त हैं। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने हुगली में कहा, राज्य से कोरोना चला गया, लेकिन ममता बनर्जी इसको लेकर ड्रामा कर रही हैं। बीजेपी को परेशान करने के लिए कोरोना को हथियार बना रही है।
पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने एक बार फिर ममता बनर्जी सरकार पर कोरोना किट की खरीदारी में भ्रष्टाचार के लगे आरोपों को लेकर सवाल उठाए हैं। धनखड़ ने ट्वीट कर कहा है कि आरटीआई के जरिए मांगी जानकारी भी सीएम ऑफिस नहीं मुहैया करा रहा। टीएमसी ने राज्यपाल के आरोपों को झूठा बताया है। कांग्रेस ने भी ममता सरकार पर कोरोना का सच छिपाने का आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना बेकाबू होता जा रहा है। पहली बार एक दिन में 7,000 से ज्यादा नए मामले आए हैं। राज्य में 2,92,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें 66,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। एक दिन में 4,600 लोग ठीक हुए हैं, जबकि 94 लोगों की मौत हो गई। इस बीच यूपी में प्राइवेट लैब में कोरोना की जांच अब 2,500 की जगह 1,600 रुपए में होगी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कोरोना से बचाव के लिए मास्क लगाने को लेकर लोग बेपरवाह दिखे। भोपाल में रोजाना 200 से ज्यादा कोरोना के नए केस मिल रहे हैं, लेकिन बाजार खुलने के बाद लोग ये मान चुके हैं कि कोरोना अब उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मास्क नहीं लगाने को लेकर लोगों के पास कई बहाने हैं। एमपी में 18,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। महाराष्ट्र में एक दिन में 23,000 से ज्यादा कोरोना के नए केस मिले हैं, जबकि 495 लोगों की मौत हो गई है। केवल मुंबई में 2,300 से ज्यादा कोरोना के नए मरीज मिले हैं। दादर इलाके में TV9 भारतवर्ष की पड़ताल में मास्क को लेकर लोगों की लापरवाही सामने दिखी। लोग मास्क मुंह पर लगाने की बजाय गले में लटकाए दिखे। कई लोग तो बिना मास्क के ही बाजार में खरीदारी करने निकल गए। गुजरात के वडोदरा में एसएसजी हॉस्पिटल के कोविड वार्ड में 8 सितंबर को लगी आग का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। कोविड के आईसीयू में अचानक शॉर्ट सर्किट के बाद लगी आग के बाद मरीजों में अफरा तफरी मच गई। मेडिकल स्टाफ मरीजों को बाहर निकालने की कोशिश करते दिखे। हालांकि इस हादसे में कोई मरीज हताहत नहीं हुआ। कंगना रनौत के ऑफिस में बीएमसी की तोड़फोड़ पर हाईकोर्ट को क्यों आई बदले की बू? कंगना की मां ने पीएम मोदी और अमित शाह का क्यों आभार जताया? ड्रग्स केस में रिया शौविक की जमानत पर आज आएगा फैसला। मुंबई दिल्ली की हर बड़ी खबर के लिए देखिए टॉप 9 मुंबई दिल्ली। अभिनेत्री कंगना रनौत के ऑफिस में तोड़फोड़ मामले में सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी को फटकार लगाते हुए कहा, इस कार्रवाई से दुर्भावना की बू आती है। कोर्ट ने बीएमसी की कार्रवाई पर स्टे लगाते हुए मामले की सुनवाई 22 सितंबर तक टाल दी है। इस बीच कल कंगना पाली हिल्स में अपना टूटा हुआ दफ्तर देखने पहुंची। उनके साथ उनकी बहन रंगोली भी थी। कंगना रनौत की मां आशा रनौत ने बेटी को सुरक्षा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का शुक्रिया अदा किया है। आशा रनौत ने कहा कि हमारा परिवार शुरू से कांग्रेसी रहा। इसके बावजूद अमित शाह और हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने उनकी बेटी का साथ दिया। अगर सुरक्षा नहीं मिलती तो कंगना के साथ कुछ भी हो सकता था। सुशांत सिंह मौत मामले से जुड़े ड्रग्स केस में रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शोविक समेत गिरफ्तार सभी आरोपियों की जमानत पर आज कोर्ट फैसला सुनाएगा। इससे पहले मंगलवार को कोर्ट के आदेश के बाद रिया को 22 सितंबर तक कोर्ट ने जेल भेज दिया। ड्रग्स केस में रिया, शोविक, अब्दुल बासित, जैद विलात्रा, दीपेश सावंत और सैमुअल मिरांडा को एनसीबी ने गिरफ्तार किया है। मुंबई की सड़कों में गड्ढों के विरोध में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने गड्ढों के बाहर चूना लगाकर प्रदर्शन किया। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सड़कों पर गड्ढे की वजह से ट्रैफिक धीमा हो जाता है, जिससे लंबा जाम लगता है, लेकिन सरकार को सड़क बनाने के लिए फुर्सत नहीं मिल रही। दिल्ली के छतरपुर में बदमाशों ने महिला को अगवा करने की कोशिश की, लेकिन महिला ने हिम्मत दिखाते हुए पुलिस बैरिकेड्स में घुसकर अपनी जान बचाई। पीड़ित ने बताया कि रात में वो अपने घर जा रही थी, तभी बाइक सवार बदमाशों ने कार का टायर पंक्चर होने की जानकारी दी। महिला जैसे ही कार रोककर नीचे उतरी, वैसे ही बदमाशों ने अगवा करने की कोशिश की। दिल्ली में रेलवे की जमीन पर बनी झुग्गियों को तोड़ने के मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल और मोदी सरकार फिर आमने सामने है। सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे की जमीन पर बनी 48,000 झुग्गियों को हटाने का फैसला सुनाया था, जिसके बाद केंद्र ने झुग्गियों को हटाने का नोटिस चिपकाया था, जिसे आप विधायक राघव चड्ढा ने फाड़ दिया और कहा कि जब तक दिल्ली में केजरीवाल हैं, तब तक किसी का घर नहीं उजड़ने दिया जाएगा। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में हिस्ट्री शीटर को पकड़ने गई पुलिस टीम पर भीड़ ने हमला कर दिया। पुलिस टीम जैसे ही नसरुद्दीन को गिरफ्तार करने के लिए उसके घर पहुंची, उसी समय मोहल्ले के लोगों ने पुलिस टीम को घेर कर पथराव कर दिया और बदमाश को छुड़ाकर फरार हो गए। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। येलो ब्लूप्रिंट के बाद अब गाजियाबाद, फरीदाबाद और बहादुरगढ़ को जोड़ने वाले रेड वॉलेट और ग्रीन लाइन पर मेट्रो सेवा शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही दिल्ली मेट्रो के मंडी हाउस, कीर्ति नगर, इंद्रलोक, वेलकम, इंटरचेंज स्टेशन खुल गए हैं। इस लाइन में शुरू हुई मेट्रो सेवा से पुरानी दिल्ली से लेकर पश्चिमी दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली को सबसे अधिक फायदा होगा। मुंबई में सीएसटी स्थित मनीष मार्केट इलाके के कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरी बिल्डिंग को अपनी आगोश में ले लिया। जिस समय दुकान पर आग लगी, उस समय दुकान बंद थी, नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
यूपी में भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित एसपी की होगी विजिलेंस जांच। यूपी में 21 सितंबर से क्यों नहीं खुलेंगे 9 से 12वीं तक के स्कूल। पटना में परीक्षार्थी रिजल्ट के बदले किडनी क्यों देना चाहते हैं। कानपुर पुलिस फिर अगवा शख्स को छुड़ाने में रही नाकाम। देश भर की बाकी खबरें देखिए टॉप 9 अन्य राज्य। सीएम योगी ने प्रयागराज के निलंबित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक दीक्षित और महोबा के निलंबित पुलिस अधीक्षक मणिलाल पाटीदार की संपत्तियों की विजिलेंस जांच के आदेश दे दिए हैं। इन अधिकारियों के साथ गड़बड़ी में शामिल पुलिस वालों की भी जांच कर दोषी पाए जाने पर सख्त सजा देने को कहा है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए यूपी में 21 सितंबर से 9वीं और 12वीं तक के स्कूल नहीं खुलेंगे। केंद्र सरकार की अनलॉक 4 की गाइडलाइन के तहत 21 सितंबर से 9वीं और 12वीं तक के स्कूल खोलने की अनुमति मिली है। यूपी शिक्षा विभाग ने फिलहाल स्कूल न खोलने का फैसला लिया है। पटना में बीपीएससी कार्यालय के सामने रिजल्ट घोषित करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने हाथों में पोस्टर लेकर मूक प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों ने कहा कि 1.5 साल पहले परीक्षा हुई थी, लेकिन आज तक रिजल्ट घोषित नहीं हुआ। सरकार से मांग है कि जल्द रिजल्ट घोषित किया जाए। सीएम हाउस का घेराव करने जा रहे अभ्यर्थियों को पुलिस ने खदेड़ दिया। यूपी के कानपुर में संजीत अपहरण हत्याकांड जैसा मामला फिर सामने आया है, जहां मकान खाली कराने गए सुशील सिंह नाम के शख्स की अगवा कर हत्या कर दी गई। पुलिस ने बताया कि सुशील सिंह के घर में मोनू और सोनू किराए पर रहते थे, जिनसे 5 दिन पहले सुशील घर खाली कराने गए थे, जहां दोनों भाइयों ने सुशील सिंह की हत्या कर शव नदी में फेंक दिया। परिवार ने पुलिस के खुलासे पर आपत्ति जताई है। एमपी में पन्ना में स्वास्थ्य केंद्र में नवजात बच्चे की मौत से गुस्साए परिजनों ने महिला नर्स पर हमला बोल दिया। नर्स ने महिला और नवजात को तबियत गंभीर होने पर कटनी रेफर कर दिया था, जहां बच्चे की मौत हो गई। बच्चे की मौत से नाराज परिजनों ने नर्स पर लापरवाही का आरोप लगाकर पिटाई कर दी। नर्स की पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में मॉब लिंचिंग की वारदात सामने आई है, जहां बकरी चोरी के शक में भीड़ ने 2 महिलाओं को सरेराह जमकर पीटा और गमछा बांधकर घसीटा। महिलाओं ने बताया कि हम कपड़ा खरीदने बाजार जा रहे थे, तभी भीड़ ने हमें घेरकर हमला कर दिया। वहीं लोगों ने बताया कि हमें खबर थी कि दोनों महिलाएं बकरी चुराते हुए पकड़ी गई थीं। यूपी में माफियाओं के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन क्लीन के तहत प्रयागराज के चकिया में अतीक अहमद के कार्यालय को कुर्क कर दिया गया। पुलिस ने मुनादी कर अतीक अहमद के दोनों कार्यालयों को कुर्क कर सील कर दिया। वहीं घर के पीछे अपराध के दम पर अर्जित की गई जमीन को भी पुलिस ने जब्त कर लिया। अब तक अतीक अहमद की करीब 12 करोड़ की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। यूपी के ललितपुर में रसूखदारों से परेशान शख्स ने फांसी लगाकर जान दे दी। खुदकुशी से पहले शख्स ने वीडियो बनाकर कुछ साहूकारों पर 20 लाख रुपए ठगने का आरोप लगाया और आरोपियों के खिलाफ डीएम से कार्रवाई की मांग की। मृतक राजकुमार दुबे के परिजनों ने बताया कि उन्हें झूठे केस में फंसाया गया था, जिससे परेशान होकर उन्होंने जान दे दी। डीएम ने मामले की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।